जैसा कि हमें पता है, कहानी की मेन लीड कोरा इंपेरियम आर्मी से छुपकर एक छोटे से प्लैनेट वेल्डेड पर रहती है। एक बार वो आर्मी गांव में आती है और किसानों से अनाज मांगती है। कोरा को समझ आता है कि इंपेरियम अनाज लेने के बाद भी नहीं रुकेंगे, यानी वो दोबारा आएंगे। इसलिए वो गैलेक्सी में दूसरे वॉरियर्स को इकट्ठा करने निकल पड़ती है ताकि वो दुश्मनों से लड़ सके। कोरा अपनी टीम बनाती है और आर्टिकस नोबल को मार गिराती है, बट वो मरता नहीं। लेकिन ये बात कोरा और उसकी टीम को नहीं पता। रीजेंट बेलिसेरियस एटिकस नोबल को कोरा को वापस लाने का काम देता है। एक्चुअली वो बेलिसेरियस की अडॉप्टेड बेटी है। हमें किंग्स गेट स्टारशिप दिखाई जाती है। वो इंपेरियम के एक पावरफुल एडमिरल एटिकस नोबल की एडवांस शिप है। पार्ट 1 में हमने देखा एटिकस नोबल की बॉडी रिकवर की गई थी और उस पर कुछ टेस्ट हो रहे थे। ये कंफर्म हो गया था एटिकस नोबल में कुछ नॉन ह्यूमन पार्ट्स हैं। उस पर चोट का कोई असर नहीं हुआ, जिस वजह से वो वापस जिंदा हो जाता है। इसी बीच कोरा की टीम गांव वापस आ गई है। हेगन और डेन वॉरियर्स का वेलकम करते हैं और इनके रहने का इंतजाम करते हैं। ये गांव वालों को बताते हैं इन्होंने इंपीरियल आर्मी को इस गैलेक्सी के इस हिस्से से हटा दिया है, मतलब विलेजर्स अब किसी भी अटैक से सेफ हैं। कोरा को पूरा यकीन है उसने नोबल को मार डाला, इसलिए वो विलेजर्स को शांति की खबर सुनाती है। जबकि एरिस जो यहाँ अटैक करने आया था, अब इन गांव वालों की तरफ हो चुका है। अथॉरिटीज जब उससे कांटेक्ट करती हैं तो वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो अब भी इंपीरियल आर्मी के लिए काम कर रहा है। नोबल का असिस्टेंट कैसियस जनरल के बारे में कुछ नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है ये 5 दिन में अनाज लेने आ रहे हैं, जैसा प्रॉमिस किया गया था। गांव वाले जो बेफिक्र हो गए थे, एरिस इन्हें स्टारशिप के आने की खबर सुनाता है, जिससे वॉरियर्स हैरान हैं। इस यूनिवर्स में बिना कमांडर के किसी स्टारशिप पर ट्रैवल करना आम बात नहीं है, और क्योंकि किंग्स गेज का कमांडर एटिकस नोबल मर चुका है, ऐसे में सिनेरियो थोड़ा डाउटफुल लगने लगता है। फिर भी टाइटस एक प्लान बनाता है। ये सारी फसल काटेंगे और होने वाली जंग में उसे अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। इसी बीच गुनर कोरा से बात करता है और उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है। हमें अब तक यही पता है, कोरा जब छोटी थी तब बेलिसेरियस ने उसके प्लैनेट पर अटैक किया था। फिर उसने कोरा को गोद ले लिया और उसे एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर बनाया। इसके बाद कोरा रॉयल फैमिली की बॉडीगार्ड बन गई। लेकिन कोरा एक बड़े अटैक के दौरान किंग, क्वीन और प्रिंसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इस इंसिडेंट के बाद कोरा वेल्डेड गांव में क्रैश हो गई और गांव वालों ने उसे बचाया। वो काफी वक्त तक यहाँ छुपी रही। ऐसा लग रहा था कोरा शर्म और गिल्ट की वजह से छुपी थी। उसने अपने इंपेरियम सोल्जर की ड्यूटी छोड़ दी थी, बट असल में बात कुछ और ही थी। कोरा गुनर के सामने अपना पास्ट रिवील करती है। असल में बेलिसेरियस ने कोरा को अपनी तरफ मिलाया, उसे एक बेहतरीन सोल्जर बनाया। लेकिन उसका प्लान कोरा के साथ कुछ और ही था। बेलिसेरियस जो एक पावरफुल सेनेटर था, मदर वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता था, और राजा ने जब अपना इरादा बदला, यानी जब राजा ने इंपेरियम के लिए अटैक लीड किए, तो अपनी बेटी प्रिंसेस ईसा के जन्म के बाद उनमें धीरे धीरे अपने कामों का पछतावा होने लगा। ईसा में एक ऐसी पावर थी जो उसके आसपास की चीजों या लोगों पर पॉजिटिव असर डालती थी। इस चेंज की वजह से किंग एक स्टारशिप को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो आर्मी ने कई अटैक में यूज किए थे। बेलिसेरियस को लगने लगा ये उसके लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि स्टारशिप को बहुत ही सही तरीके और बेहद एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था, और कई लोगों के लिए वो मदर वर्ल्ड का एक प्राइड सिंबल था। इसलिए इस सिंबल को डिस्ट्रॉय करना शॉकिंग था। बेलिसेरियस किंग के खिलाफ गया। जिस दिन शिप को डिस्ट्रॉय करना था, बेलिसेरियस ने आर्मी के कुछ सोल्जर्स का कॉन्फिडेंस जीतकर रॉयल फैमिली के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। किंग, क्वीन और प्रिंसेस को एक चेम्बर में सोल्जर्स के साथ ट्रैप कर दिया गया। बेलिसेरियस ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने किंग को स्टैब करके मार डाला और क्वीन को भी खत्म कर दिया। अब कोरा की बारी थी, प्रिंसेस ईसा को खत्म करने की। कोरा को ये जिम्मेदारी पहले ही दे दी गई थी और वो जानती थी कि वो एक इनोसेंट लड़की को मारने वाली है। लेकिन कोरा, जो बेलिसेरियस को पिता समान मानती थी, उसके ऑर्डर को मना नहीं कर सकती थी। मजबूरी में कोरा ईसा को मार देती है। बट बेलिसेरियस का प्लान अलग था, क्योंकि उसने हमेशा से कोरा को बलि का बकरा बनाने की सोची थी। वो सारा इल्जाम कोरा पर डाल देता है और दुनिया को दिखाता है कि कोरा रॉयल फैमिली की कातिल है। एक्चुअली कोरा एक आउटसाइडर थी और उसका इंपेरियम या रॉयल फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं था।
बेलिसेरियस ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया क्योंकि एक आउटसाइडर का जलन में किंग और उसकी फैमिली को मार देना ज्यादा बिलीवेबल होता और बेलिसेरियस की रेपुटेशन भी बची रहती। इसलिए जैसे ही कोरा ने ईसा को मारा, बेलिसेरियस ने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि उसे अरेस्ट कर लें और उस पर रॉयल फैमिली की मर्डर की मोहर लगा दी। कोरा को जब ये प्लान समझ आया, वो चेंबर से भाग गई और अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर वेल्डेड पर रहने लगी। अगले दिन गांव वाले सारी फसल इकट्ठा करते हैं। उधर जनरल कैसियस अभी आर्टिकस नोबल के प्लान की जिम्मेदारी संभाल रहा है। ऐसा लगता है ये पहले से डिसाइडेड था, क्योंकि नोबल के गिरने के बाद स्टारशिप का चार्ज कैसियस के हाथों में था। धीरे धीरे नोबल की हेल्थ में सुधार हो रहा है। वो फिर से अपनी जगह संभालने के लिए रेडी है, लेकिन टेक्नीशियंस ने अब तक कुछ क्लियर नहीं किया, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। उसे बताया जाता है इंपीरियम ज्वाइन करने से पहले उसे कुछ रूल्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कैसियस को बीच में आना पड़ता है। आर्टिकस नोबल, जो कि एक विलन है, चीफ टेक्नीशियन को मार देता है क्योंकि वो उसके एडमिरल बनने के रास्ते में खड़ा था और कैसियस को भी स्किलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकस नोबल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके चेस्ट पर सिर्फ एक छोटा सा निशान है। नोबल इस निशान को याद रखना चाहता है ताकि उसे ये याद रहे उसे फ्यूचर में एक बड़ी फाइट करनी है। ये एरिस से फिर कांटेक्ट करते हैं। नोबल को शक हो जाता है एरिस इनके अगेंस्ट है। ये फौरन वेल्डेड के लिए निकलते हैं। नोबल को पूरा यकीन है कोरा वहीं है। वहीं गांव वाले फिगर आउट करते हैं कि ये कैसे अनाज के जरिए अपने घर को अटैक से बचाएंगे और ये कैसे चाकू और लेजर का यूज करेंगे। इस जंग में औरतें भी शामिल होंगी। ये सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कोरा की क्रैश शिप को भी ढूंढकर रिकवर कर लेते हैं। रात में वॉरियर्स अपने अपने पास्ट के बारे में बताते हैं। पहले टाइटस का फ्लैशबैक आता है, जिसमें दिखाया जाता है कैसे उसने बेलिसेरियस की बात नहीं मानी और इसके बदले उसके सभी सोल्जर्स को मार दिया गया। फिर मिलियस का फ्लैशबैक आता है, जिसमें उसे क्रांति के लिए सिलेक्ट किया गया था। नेमेसिस बताती है उसने अपने असली हाथ को काटकर एक मैकेनिकल हाथ लगा लिया था। तारक समझाता है उसके प्लैनेट पर भी अटैक कर दिया गया था और उसे वहां से भागना पड़ा ताकि अपने वंश को बचा सके। यानी कहीं ना कहीं सभी को इंपीरियम से प्रॉब्लम है। अगली सुबह रोबोट जिमी कोरा से मिलता है। वो रिवील करता है कोरा से मिलने के बाद उसमें काफी चेंज आया है। कोरा का बिहेवियर और उसके प्रिंसिपल्स ने जिमी को काइंड बनने के लिए इन्फ्लुएंस किया और वो नेचुरली इंपीरियल आर्मी के अगेंस्ट हो गया। लेकिन वो कोरा को वार्न करता है कि वो इंपीरियल आर्मी से नहीं जीत पाएगी। एटिकस वेल्डेड आ पहुंचा है। वो अपनी स्टारशिप से गांव वालों के प्लान को ट्रेस कर लेता है, क्योंकि इनकी शिप बहुत ही एडवांस है, जबकि गांव वाले भी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एटिकस नोबल अपनी शिप से उतरता है। वो कोरा का सामना करता है। एटिकस चाहता है कोरा सरेंडर कर दे, इससे वो गांव पर हमला नहीं करेगा। कोरा सरेंडर करने के लिए रेडी है ताकि लड़ाई ना हो, लेकिन गुनर इसे एक्सेप्ट नहीं करता और फौरन गांव वालों को अटैक सिग्नल दे देता है, जिससे वो कुछ शिप्स उड़ा देते हैं और फिर गुनर कोरा को लेकर उसकी शिप की तरफ भागता है। यानी अब यहाँ फाइट शुरू हो चुकी है। इसके बाद इंपीरियम के सोल्जर्स एक रूम में घुस जाते हैं जहां नेमेसिस औरतों और बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी। वो अपनी लेजर स्वॉर्ड से उनका मुकाबला करती है, लेकिन इस फाइट में नेमेसिस का एक हाथ कट जाता है। एक लड़का जो अब तक कुछ नहीं कर रहा था डिसाइड करता है अब उसे कुछ करना चाहिए। वो सोल्जर को मार गिराता है ताकि नेमेसिस को बचा सके, लेकिन अफसोस वो बच नहीं पाती। जबकि उधर एटिकस कुछ गांव वालों को मार डालता है और फिर अपनी किंग गेज वॉरशिप पर वापस आ जाता है। मौका देखकर डैन उस शिप पर चढ़ जाता है ताकि एटिकस को खत्म कर सके। दोनों के बीच फाइट होती है जिसमें डैन नहीं बच पाता और शिप से नीचे गिर जाता है। कोरा और गुनर अपनी शिप को किंग्स गेज की तरफ ले जाते हैं ताकि उसमें घुस सकें। इनका प्लान शिप को बॉम्ब से उड़ाना है। वो घायल इंपीरियम सोल्जर बनकर शिप में एंटर करते हैं और डॉक्टर्स इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कोरा उन सबको अपनी लेजर से मार देती है। जमीन पर टाइटस और तारक गांव वालों को बैटल में लीड कर रहे हैं। जब इन्हें लगता है ये जीतने वाले हैं, अचानक इंपीरियम का मैकेनिकल बीटल कहीं से टपक पड़ता है। ये लेजर शूट कर सकता है। तभी रोबोट जिमी बैटलफील्ड में घुस आता है और इंपीरियल बीटल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उधर कोरा शिप में बॉम्ब लगा देती है। एटिकस को पता चल जाता है वो शिप पर ही है, और अब जब कोरा शिप पर है तो एटिकस को अनाज की जरूरत नहीं। उसके पास बेलिसेरियस के लिए बेहतरीन तोहफा है, इसलिए वो गांव को उड़ाने का ऑर्डर देता है।
उसे अपने सोल्जर की भी परवाह नहीं जो जमीन पर उसके लिए लड़ रहे हैं। उसकी टीम को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन ये एटिकस के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। जैसे ही ये गांव पर फायर करने वाले थे, कोरा के कुछ एक्सप्लोजिव्स फट जाते हैं। कोरा जो एटिकस को ढूंढ रही थी, उसका एटिकस से सामना होता है। दोनों के बीच जमकर फाइट होती है, साथ ही शिप नीचे गिर रही है क्योंकि ब्लास्ट हो चुका है। जैसे ही एटिकस लगभग जीतने वाला था, गुनर उसको ब्लू लेजर स्वॉर्ड से मार डालता है और कोरा उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। इस फाइट के दौरान गुनर बुरी तरह घायल हो जाता है। एटिकस की शिप क्रैश हो जाती है और अचानक से क्रांतिकारियों की फ्लीट यहाँ आ पहुंचती है, जिसे देवरा लीड कर रही है। पिछले पार्ट में डेरियन कोरा का सपोर्ट कर रहा था और उसकी टीम में शामिल हो गया था, पर एक बैटल के दौरान वो मारा गया। देवरा उसकी बहन है, इसलिए वो यहाँ इनका सपोर्ट करने आ गई है। देवरा की फ्लीट बाकी इंपेरियम फाइटर शिप्स को तबाह कर देती है। कोरा जब गुनर को गांव वापस ले जा रही होती है, रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। कोरा बहुत रो रही है। गांव वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आखिर में टाइटस रिवील करता है कि प्रिंसेस इसा वाकई में नहीं मरी, बल्कि अपनी जादुई ताकतों की वजह से अभी भी जिंदा है। ये बात कोरा को इसके गिल्ट से आजाद कर देती है, जो वो अब तक यही सोच रही थी कि उसने प्रिंसेस का मर्डर किया है और अब वो प्रिंसेस को ढूंढेगी। यानी इसका अब नेक्स्ट पार्ट आएगा। देखते हैं कब तक आता है। तब तक हम दूसरे वीडियोस एंजॉय करेंगे। बाय, अपना ख्याल रखिए।